हे बच्चों, तो आइए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का केटीजी का अगला टॉपिक 3.10। और बच्चों आज हम लोग सिर्फ 3.10 ही देखने वाले हैं। इसके बाद में हमारे केवल 5 टॉपिक बचेंगे बच्चों। यहां से अपना रेडिएशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो अब तक हमने गैसेस वाले पार्ट पढ़ लिए, अब यहां से स्टार्ट होगा अपना रेडिएशन। और ये मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर और जाएगा बच्चों, और फिर इसके बाद में स्टार्ट होगा अपना थर्मोडायनामिक्स, जो हम इतना अच्छे से और इतना डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सच बता रहा हूं कि आपको थर्मोडायनामिक्स से प्यार हो जाएगा। केमिस्ट्री से भी ज्यादा अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, देखिए तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस। ठीक है, ये मार्च 2010 में पूछा गया था बच्चों। ये क्वेश्चन आया था आपका 3 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, कितने मार्क्स के लिए आया था? 3 मार्क्स के लिए। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर हो गया, ठीक है, ये चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, ये जितने सारे चैप्टर्स हैं बच्चों। अब आपके लिए मैं एक मास्टर प्लान यहाँ पे बता रहा हूँ, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सपोज करिए कि आपका कोई चैप्टर है, उसके अंदर कम से कम 15 से 16 सब टॉपिक्स हैं। कैसे कैसे सब टॉपिक्स है वो देखिए यहाँ पर। मैं इन सब टॉपिक्स की बात करूँ, कहाँ गया भाई, बिला जाता है। देखो सपोज करो कि ऐसे उनके अंदर 15-16 सब टॉपिक्स है। अब एक बात बताओ यार, अगर मान लो कि बोर्ड इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये टॉपिक तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही दिया हुआ है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही है। अब बोर्ड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आंसर तो वही होगा ना। मे बी 2 क्वेश्चन मिक्स कर दे, 3 क्वेश्चन मिक्स कर दे, लेकिन रहेगा तो इसी टॉपिक में से। तो मैं आपके लिए एक ऐसी शीट तैयार कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज बोर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, यही सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से अरेंज करके सारे चैप्टर्स के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के लिए वाईएसआर एकेडमी आपके लिए लेके आ रहा है। और यही आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और जिस दिन सारी पीडीएफ तैयार हो जाएंगी तो आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ध्यान से देखना आप सब, ठीक है। तो बस आपको वही उस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड के पीवाईक्यू कर लो, मोर देन इनफ है। समझ गए? जो कि बहुत है। अब भाई उस टॉपिक से उतने सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और बच्चों ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आज से मान के चलिए कि आज से कम 3 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के बारे में। आज अपना होगा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इसके बाद में हम लोग लेंगे एक टॉपिक अपना ब्लैक बॉडी के ऊपर। ठीक है, ब्लैक बॉडी होने के बाद में अपना 3 टॉपिक एक साथ लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके अंदर हमारा होगा किरचॉफ लॉ होगा। किरचॉफ लॉ के बाद में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये सारा कुछ हम लोग एक साथ ले लेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आइए देखिए, अब ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल करके। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो लेक्चर देखने के बाद तो आपको मुझसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन पढ़िए एक बार अपने टेक्स्ट बुक को कि वो कितने सुंदर ढंग से लिखी गई है आपके लिए। देखिए बच्चों, What are the different modes of transfer of heat? हमने क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर का नाम सुना हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से जाके चैप्टर खोलेंगे तो वहां पे हीट ट्रांसफर करने के 3 मेथड्स थे। वहां पर हीट ट्रांसफर करने के अपने पास 3 मेथड थे। सबसे पहला क्या था बच्चों? सबसे पहला था अपने पास कन्वेक्शन। ठीक है, सबसे पहला क्या था? कन्वेक्शन था। उसके बाद में अपने पास क्या था? रेडिएशन था। और एक था कंडक्शन। और तीसरा था अपने पास बच्चों रेडिएशन। ठीक है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? डज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन नीड अ मटेरियल मीडियम? क्या रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होगी? तो इसका आंसर तो नो है बच्चों। ठीक है, सीधा सीधा नो है कि हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सपोज कर लिया वैक्यूम, सन से हीट ट्रांसफर होती है, वो अर्थ तक आती है, तो बीच में कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर रेडिएशन को ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत
नहीं होती है। अब इसके आंसर्स देखिए आप लोग बच्चों, स्क्रीनशॉट मार के ले लो, नोट्स करके ले लो, ये आपको नोट्स में लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर अपना अपना कंडक्शन क्या होता है बच्चों, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट इन अ बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ और यहाँ पे कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, कन्वेक्शन ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। देखो सीधी सी बात है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट इन अ बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो यहाँ पर मैकेनिज्म, ट्रांसफर ऑकर्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो सिंपल भाषा में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा अभी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा हीट मिलने पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं बच्चों। जब वो वाइब्रेट होगा तो वो अपनी एनर्जी आगे वाले मॉलिक्यूल्स को पास करता है, किसमें, कंडक्शन में, तो वो अपनी हीट पास ऑन करेगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमको सॉलिड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते बट वो अपनी हीट पास ऑन करते रहते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं। और यहाँ पे जो अपना अपना कन्वेक्शन है, इसमें क्या होता है बच्चों, लिक्विड और गैसेस में एक्चुअल मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो रियल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रेडिएशन होता है बच्चों। रेडिएशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। और यहां पर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट इन्वॉल्विंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। और इसका मैकेनिज्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन्स फ्रॉम अ सरफेस और वॉल्यूम। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। इसके लिए सॉलिड की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए लिक्विड और गैसेस की भाई साहब के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही तैरता रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ये आपने फिजिक्स के पार्ट 2 में पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये आपने फिजिक्स के पार्ट 2 में पढ़ लिया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैरी करते हो, ठीक है बच्चों। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैरी करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे बनाऊं मैं, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों आपस में कैसे होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। समझ गए, तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट मार के ले लो बच्चों, नोट्स में लिख लो और अच्छे से पढ़ लो इसको, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे देखिए मस्त एक सवाल दिया हुआ है, डू यू नो में, इफ अ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन अ वैक्यूम, मान लो मैंने एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को वैक्यूम में रख दिया, रख ही देते हैं यार। चलिए सपोज करो दिस इज द हॉट बॉडी एंड दिस इज द कोल्ड बॉडी, ठीक है। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, चलो देखो यहाँ पर, इफ अ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन अ वैक्यूम में रखा है मैंने, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कैन दे एक्सचेंज हीट, क्या ये हीट एक्सचेंज करने वाले हैं। भैया अभी तो हमने देखा था वैक्यूम में हीट ट्रांसफर होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ओके। और इसके पहले भी हमने देखा था कि अगर हॉट बॉडी है और बाहर का सराउंडिंग कोल्डर है तो वो क्या करेगा बच्चों, वो एमिशन करेगा, बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर को अपने टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करेगा और दोनों सेम होना चाहेंगे। अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट है और ऑब्जेक्ट का क्या है, कोल्ड है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा एमिशन की जगह। तो यहां पे क्या होगा, इफ यस विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कॉजेस चेंज इन देयर टेम्परेचर, इफ नॉट गिव रीजन। सीधी सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं बच्चों कि यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा बच्चों, रेडिएशन होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफर आपका रेडिएशन होगा। ये हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाएगी और कब तक जाएगी,
ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक तब तक जाएगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर है, अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एक एक सबका आंसर दिया मैंने। ठीक है, ये यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, तीनों पार्ट लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने रियल में जो टॉपिक है अपना, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब ध्यान से दिमाग की बत्ती खोल के देखना इसको, कि जो अपना क्वेश्चन आया था बोर्ड में हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको रंग बिरंगी में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपके लिए हम एकदम अच्छा सा इसको क्रिएट कर सकूं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि ये कोई एक मटेरियल है, जिसे कि आपने अगर कैप्टन अमेरिका देखा हो तो उसके पास एक शील्ड थी वाइब्रेनियम की। ठीक है, वो शील्ड का खास बात क्या था मालूम है? उस शील्ड के ऊपर जो जितनी तेजी से मारता वो सामने वाले की पूरी काइनेटिक एनर्जी को सोख लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। हीट हीट भी तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों, हीट भी तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ध्यान दो यहां पर, सपोज करो हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो हीट रेडिएशन एमिट करता है। आप, मैं, कैमरा, पेन, मार्कर, ये मेरा फोन, ये मार्कर, ये एसी का रिमोट, ये लैपटॉप, सब के सब रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे यार। जो एमिट करता है वो एब्जॉर्ब भी करता है। वैसे ही मानो कि इसके ऊपर कहीं से कोई हीट रेडिएशन आती है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर कहीं से कोई हीट रेडिएशन आती है। जब इसके ऊपर हीट रेडिएशन आती है तो एक बात बताओ, क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं? क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं? या तो वो हीट रेडिएशन इस मटेरियल से पास हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट हो, क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरा, या तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा उसको, या फिर वो पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यही तीन चीजें पॉसिबल हो सकती है। सपोज करो कि यहां से क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आई, या क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आई, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यहां पे कुछ अमाउंट में क्या हुआ बच्चों? ये रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अमाउंट इसका रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ अमाउंट बच्चों इसका ना सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। दूसरे रंग से लिखता हूं, कुछ अमाउंट इसका मेरे प्यारे बच्चों सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, कुछ अमाउंट इसका मेरे प्यारे बच्चों सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ अमाउंट बच्चों उसका यहीं से ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, कुछ अमाउंट इसका क्या हुआ बच्चों? यहीं से ट्रांसमिट हो गया। यहीं से निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अमाउंट इसका बच्चों प्यारो क्या हुआ? वो यहीं से ट्रांसमिट हो गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हो बच्चों, कि ये तीनों चीजें यहाँ पे हो तो रही हैं, ये तीनों चीजें यहाँ पर हो तो रही हैं। जब हो रही है कुछ तो रीजन भी होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का है, और ये किसका है बच्चों? ये ट्रांसमिशन का है। किसका? ये ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट का। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो हीट रिफ्लेक्ट हुआ है उसको मैं क्यू आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। रिफ्लेक्शन के लिए, हीट के लिए क्यू, रिफ्लेक्शन के लिए आर। जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसके लिए क्यू ए, और जो हीट ट्रांसमिट हुई है उसके लिए क्यू स्मॉल टी आर सफिक्स में। समझ गए इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब एक बात बताइए, जो नेट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे आया है, क्या वो इन तीनों का समेशन नहीं होगा? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन का। तो क्यू ए प्लस क्यू आर
प्लस क्यू टी आर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ही तो है टोटल हीट एनर्जी, यही तीनों हिस्सों में तो बटी है। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए बच्चों, दोनों साइड टोटल हीट एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय क्यू। तो यहां पे कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर हुआ एकदम? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं? एक काम करता हूँ, थोड़ा इन सबको साइड में घसका दूं मैं जरा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया मेरे को। अरेंज करके लिख दो यार इसको, क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स टू 1। नाउ ध्यान दो यहाँ पर, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आगे दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है इसको शो किया जाता है स्मॉल ए से, ठीक है? क्यू ए अपॉन क्यू, इस रेशियो को शो किया जाता है स्मॉल आर से क्यू आर अपॉन क्यू, और इस रेशियो को शो किया जाता है स्मॉल टी आर से क्यू टी आर अपॉन क्यू। ठीक है, अब इन सब के प्यारे प्यारे नाम देख लीजिए आप लोग बच्चों। इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी, और एब्जॉर्प्टिविटी, और एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, ये जो तीसरा है इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बच्चों इसका नाम? इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या नाम है इसका मेरे प्यारे बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि हमने डिवाइड क्यों किया। मान के चलो कि दूसरा स्लाइड ले लेता हूं यार, ताकि अच्छे से समझा सकूं मैं। ठीक है, चलिए, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इसके लिए चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे प्यारे बाल को कि यहां से 100 यूनिट की हीट आई। मान लो यहां से 100 यूनिट की हीट आई, ठीक है? 10 ये ले गया, 70 ये ले गया, 20 ये हो गया। मतलब 100 में से 10 रिफ्लेक्ट हो गई, 70 एब्जॉर्ब हो गई, 20 ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ। अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं बताओ भाई कि कितने परसेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, तो आप लोग बोलोगे यार 70 एब्जॉर्ब हुई, 100 आई थी, टोटल कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुई? टोटल 70% एब्जॉर्ब हो गई। टोटल कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुई मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बोलोगे टोटल 70% एब्जॉर्ब हो गई। तो ये क्या है? ये क्यूए है। ये क्या है? क्यू है। तो ये क्या देगा बच्चों? परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ही तो देगा, परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन, परसेंटेज ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन एंड परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर हुआ कि हमने क्यों किया, कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो क्यू ए बाई क्यू का तो रेशियो बताएगा।
और कितना रिफ्लेक्ट हुआ है वो क्यू आर अपॉन क्यू का रेशियो बताएगा, और कितना ट्रांसमिट हुआ है वो क्यू टी आर अपॉन क्यू का रेशियो बताएगा। क्लियर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए यहां पर, अब देखिए यहां पर अगर ये आपका पेपर में आता है कोएफिशिएंट ऑफ, रुको यार जरा साइड में घसका दूं, नहीं ऐसे ही रखता हूं, ठीक है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी, इसका स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, देखो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड to the total quantity of heat incident, to the total quantity of heat incident is called the coefficient of absorption। crystal clear एकदम। coefficient of reflection और reflectance, ध्यान से देखना इसका नाम reflectance, देख लो इसको क्या है, the ratio of amount of radiant energy reflected। देखो यार भाई हीट एनर्जी को ये लोग दूसरे नाम से बुला रहे हैं कि किसके नाम से, रेडिएंट एनर्जी के नाम से भी बुला रहे हैं, कंफ्यूज मत हो ना, पढ़ के देख लो नाम इसका, ठीक है। तो यहां पर आर क्या है बच्चों, कि कितना क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, कितने में से, टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा वाला क्या होगा, सेम होगा यार, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस, तो टी आर इक्वल्स टू क्यू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, the ratio of amount of radiant energy transmitted to total energy incident is called coefficient of transmission। समझ गए, क्लियर एकदम मक्खन जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिए यार, तो जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसे देख लिया होगा। तो क्या मिला अपने को, क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स टू 1। ये क्या है अपना स्मॉल है, ये स्मॉल आर प्लस टी आर इक्वल्स टू 1। अब यहां पे हम कुछ केसेस लेंगे, ध्यान से देखना उसको, ठीक है। केस 1, केस 1 क्या होगा मेरे प्यारे बाल को, इफ a इक्वल्स टू 0 and tr equals to 0 then r equals to 1। जब r की वैल्यू 1 होगी, a0 मतलब बच्चों जो वो जो मटेरियल है ना वो एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं कर रहा है और ट्रांसमिट भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर बोल दूंगा मैं इसको, ठीक है, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। आइए दूसरे केस पे बात करते हैं हम लोग, केस 2। केस 2 क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इफ टी आर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल्स टू 0 देन ए इक्वल्स टू 1। कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या, सॉरी कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, सबका सब क्या हो रहा है, सबका सब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, ठीक है, एब्जॉर्बर। और यही क्या होता है बच्चों, यही होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो आपको आगे है टॉपिक में। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर होती है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, कोई नो प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। चलिए आइए अब ध्यान से देखिए, एक अगला केस लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, बुक में गिवन है आपके, केस 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो इफ a equals to 0 r equals to 0 then tr equals to 1, tr equals to 1। अब देखो ये एक ऐसा मटेरियल है यार कि जिसकी जो ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारी की सारी एनर्जी ट्रांसमिट कर दे रहा है।
सारी की सारी एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। क्या ऐसा कोई मटेरियल पॉसिबल है बच्चों कि जो 1%, 0.1% भी एब्जॉर्ब ना करे? तो यहां पर इसको हम लोग बच्चों इसको बोलते हैं डायथर्मनस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डायथर्मनस सब्सटेंस। ठीक है, डायथर्मनस सब्सटेंस। और टी आर इक्वल्स टू 1 नहीं लिखते इसके लिए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं टी आर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम मानते हैं, कि ये पूरा का पूरा 100%, 1 मतलब क्या हो गया 100% ना, कि पूरा का पूरा 100% ट्रांसमिट नहीं करता होगा, 0.8% करता होगा, 0.9%, 0.95% करता होगा, लेकिन पूरा का पूरा 100% ट्रांसमिट नहीं करता होगा। इसके लिए टी आर इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं हम लोग। कोनो दिक्कत यहां पर नहीं है। चलिए केस 4 ले लो यार। केस 4 में क्या आएगा बच्चों? इफ टी आर इक्वल्स टू 0 देन ए प्लस आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस टाइप के सब्सटेंस को बोला जाता है अथर्मनस सब्सटेंस। क्या बच्चों? अथर्मनस सब्सटेंस कहा जाता है। जहां पर क्या होता है बच्चों? ट्रांसमिशन बिल्कुल 0 होता है, कुछ ट्रांसमिट नहीं होता, सब एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, देख लो। अथर्मनस सब्सटेंस एंड डायथर्मनस सब्सटेंस। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है बिल्कुल भी। स्टेटमेंट लिख लो यार सारा का सारा। डायथर्मनस के लिए क्या होता है बच्चों? टी आर इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज neither a good absorber nor a good reflector, but it is a good transmitter. Substance which are largely opaque। अब एक बात बताओ यार, देखो यहाँ पर फिगरवा कहाँ गया अपना? फिगरवा कहाँ गया? ये गया बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पर कि ये भाई साहब ना ही ये तो कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा। अगर मैं अथर्मनस की बात कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कुछ नहीं कर रहा, सब एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब पीछे का मीडियम कैसा रहा होगा बच्चों? पीछे का जो सरफेस है वो ओपेक रहा होगा ना। सरफेस जब ओपेक रहा होगा तभी तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, समझे? तभी तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। और हम लोग बच्चों ए आर इक्वल्स टू 1 पे नहीं पहुंच सकते, हम लोग ए प्लस आर बराबर 0.9 पहुंच जाएंगे, 0.95 पहुंच जाएंगे, लेकिन एक तक नहीं पहुंच सकते। क्यों मालूम है आपको? सपोज करो एक तक पहुंचने का मतलब है बच्चों की उस सरफेस पे जितने एटम्स हैं सब के सब ओपैक हो जाए, मतलब किसमें से कुछ भी ट्रांसमिट हो। मान के चलो कि अगर मैं एक डार्क ब्लैक पेंट या सिल्वर पॉलिश कर देता हूं कि वो सरफेस क्या हो जाए? ओपैक हो जाए, जिसमें से कुछ भी ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, अब एक बात बताओ यार आप लोग, अगर वो पूरा का पूरा मैंने पेंट कर दिया, क्या माइक्रो लेवल पे जाके देखूंगा तो क्या इतना एकदम छोटू सा भी जगह खाली नहीं बचा होगा? बिल्कुल बचा होगा यार। और अगर रेडिएशन को जगह मिली तो वो वहां से ट्रांसमिट होके निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रॉपर 1 तक तो नहीं पहुंच पाते, 1.9 पे यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब ये टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब देखिए आप लोग, अब हमारा केवल ये 5 टॉपिक की बजाय जो 2 टॉपिक एक वीडियो में, बाकी 3 टॉपिक एक वीडियो में, 2 वीडियो और ये चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। अब अपने फिजिक्स पार्ट 1 में कितने चैप्टर बाकी है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स, जो मैं तुरंत इसके बाद ही लूंगा। फिर उसके बाद में नंबर किसका है बच्चों? उसके बाद में नंबर आएगा सुपरपोजिशन वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स का। उसके बाद में अपना P1 का पूरा सिलेबस खत्म। मतलब मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज है 19 नवंबर और अगले आने वाले 15 दिसंबर तक मैं आपका पूरा सिलेबस ओवर करवा दूंगा, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है बच्चों, एकदम अच्छे से आपको सब कुछ सिखा दूंगा मैं, जिससे आपके बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे। और जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला बच्चों, वही पढ़ना है। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जो भी पढ़ना है सिर्फ उसको ही पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू। और वर्ल्ड कप का मैच देखो, एकदम मजे में रहो, मत जानी लाइफ। ठीक है बच्चों, तो पढ़ने का टेंशन लेना नहीं है, बट आपको हाँ आपको अपनी टेक्स्ट बुक रीड करती रहनी है। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए बच्चों? हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 65 तक, पूरा हमने पढ़ लिया है। तो आपको पेज नंबर 56 से लेके 65 तक
समझ गए? पेज नंबर 56 से लेके 65 तक, मतलब टोटल 10 पेजेस आपको रीड करने हैं, क्योंकि हम लोग ने वहां तक अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टाइम। पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और जो कुछ भी डाउट हो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग थाने में रहते हैं, इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस, यू कैन ऑल्सो कम। ठीक है, चलिए बाय।